हेलो, दिस इज के एम एस सर। हम पढ़ रहे हैं पार्ट हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर हमने लेक्चर 4 तक कवर कर लिया है। ये लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 5 में आज हम देखेंगे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब SN2 रिएक्शन, और इसका ये दूसरा प्रकार है एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN1 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बाइमोलिकुलर होगी और ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी उन्हें हम शॉर्ट में SN2 रिएक्शन कहेंगे, और जो एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी उन्हें हम SN1 रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब हम कह सकते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इन्हें ऐसे लिखेंगे SN2 से। चलिए तो देखिए, हम पेपर में ये मिलेगा हमें कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए एग्जाम्पल पूरी डिटेल में। तो देखें, सबसे पहला शब्द हमें दिखाई दे रहा है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस शब्द पे आप गौर करें, द्विअणुक। द्विअणुक का मतलब है दो अणु मतलब अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि विरासायनिक अभिक्रिया, अगर देखें डेफिनेशन की बात करें हम, तो जैसे कि हमें नाम में ही दिखाई दे रहा है द्विअणुक बाइमोलिकुलर मतलब विरासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के यानी रिएक्टेंट के विरासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के दो अणुओं पर निर्भर करता है, उन्हें कहते हैं हम द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो क्या मतलब हुआ द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का? विरासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के दो अणुओं पर निर्भर करता है, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और जो रिएक्शन दो अणु जिनका वेग अभिकारक के दोनों पर निर्भर करता है, इसका मतलब है कि वे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हैं, वे द्वितीय कोटि के अनुसार होती हैं। द्वितीय कोटि आपने पढ़ रखी होंगी कोटि, वे द्वितीय कोटि के अनुसार होती हैं। तो ये बात आप डेफिनेशन में बताएंगे। अभी से हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी बात करेंगे समझने की। चलिए, तो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब आपको पता चल गया। एक बार फिर से चलिए मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करिए। क्या होती है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया? विरासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के कितने दो अणुओं पर निर्भर करता है, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं, और ये द्वितीय कोटि के अनुसार होती हैं और इनको SN2 से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको पता चलेगी। एक और आपको एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखनी है इनके अंदर कि जो SN2 रिएक्शन होंगी वो जहाँ से चलना शुरू होगी, मान लो एक रिएक्शन है और वो X से Y को बना रही है, तो वो जैसे एक बार चलना शुरू हो जाती है तो वो जाके Y को बना करके रुकती है। मतलब ये जो रिएक्शन होती है वो केवल एक चरण में पूर्ण हो जाती है, मतलब एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डेफिनेशन के अंदर आपको सब कुछ मिल गया। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल की। चलिए एग्जाम्पल को अगर देखें, समझिए जरा। एग्जाम्पल को समझने से पहले अब आप जो लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के दो अणुओं पर निर्भर करता है, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं, और ये द्वितीय कोटि के अनुसार होती हैं, और ये एक चरण में कंप्लीट हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलिए, ये हेलो एल्केन की रिएक्शन है, और हेलो एल्केन का मतलब तो आपको पता है। हेलो एल्केन का मतलब है कि कार्बन है और कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु जैसे FCl-Bri मतलब X जुड़ा हुआ है। तो ये हेलो एल्केन का एग्जाम्पल लेके हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है, ये मैंने कार्बन ले लिया। आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी है। 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, इस तरीके से। और चारों वैलेंसी पर हमने लगा दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन। अब इसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है? नाभिक स्नेही। मतलब मैंने क्या किया, OH- आया। OH- आपको पता है ये एक नाभिक रागी होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही OH- यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या करेगा, आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो पीछे से कार्बन पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल OH- इस पे कार्बन पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा, मतलब ये पीछे से इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो तो ये इस
जैसे ही इस पर जुड़ेगा तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इसे दूर धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब ये इसे दूर धकेलेगा। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, समझे एक बार, H ऐसा ही रहेगा, ये H ऐसा ही रहेगा, ये H ऐसा ही, और OH जो है वो पीछे से धीरे से इसके पास आकर के जुड़ जाता है इस तरीके से। और जैसे ही OH इस कार्बन पर जुड़ेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, मतलब इसकी बॉन्डिंग को कमजोर करेगा, और इस तरीके से इसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया। और ये जो X है, ये जो X है इस तरीके से ये कमजोर हो गया। अब होगा क्या, अब धीरे धीरे ये और फोर्स लगाता जा रहा है इस पर। जब ये धीरे धीरे फोर्स लगाएगा कार्बन पर तो ये हेलोजन पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। मतलब हेलोजन तो एक तरफ निकल गया X माइनस, और ये OH इसके साथ कनेक्ट हो गया इस तरीके से H, और ये यहाँ पर OH मजबूती के साथ जुड़ जाता है, और ये H और ये H, इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। आप ये एग्जाम्पल लिख देंगे पेपर में, बात खत्म हुई। तो ये जो रिएक्शन है, देखिए जरा, ये जो रिएक्शन है ये मैंने क्या बताया कि अभिकारक के दोनों पे निर्भर कर दी है। अब देखिए इसे कैसे निर्भर करती है। तो देखो ये जो OH माइनस है, एक तो ये इस बात पे रिएक्शन निर्भर करेगी, मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका वेग कितना होगा। एक तो ये इस बात पे निर्भर करेगी कि ये जो OH है वो कितना ताकतवर है, वो कितनी ताकत से इस X को बाहर फेंक पा रहा है। अगर वो कम ताकतवर होगा, वो जो ग्रुप है आने वाला, अगर वो कम शक्तिशाली होगा तो वो क्या X को हटा पाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे, अगर वो कम पावरफुल होगा तो वो जो X है इसके इलेक्ट्रॉन को वो दूर दूर धकेलने के लिए धीरे धीरे पीछे से ताकत लगाएगा। जब धीरे धीरे ताकत लगाएगा वो इसे भगाने के लिए, तो ये X धीरे से निकलेगा, मतलब रिएक्शन स्लो होगी। समझे? दूसरी बात, अगर ये OH माइनस जो है, मतलब इसकी जगह कोई और अच्छा न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो क्या होगा, वो पीछे से बहुत तेजी से ताकत लगाएगा, जिसकी वजह से ये X आसानी से बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और ये रिएक्शन तेज हो जाएगी। मतलब एक तो अभिक्रिया का जो वेग है वो OH पे निर्भर कर रहा है, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल पे निर्भर कर रहा है। दूसरा इस पे भी निर्भर करेगा ये जो ये है कि ये X जो है, ये जो X है वो लिविंग ग्रुप वो कैसा है। अगर वो X जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ तो वो आसानी से निकल जाएगा, मतलब वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो आसानी से इसे छोड़ के चला जाएगा। अगर मतलब वो बंधन X जो है वो छोड़ ही नहीं रहा इसके कार्बन के बॉन्ड को, इस कार्बन से वो अटैच है पूरी तरीके से, और वो बाहर ही नहीं जा पा रहा इस कार्बन को छोड़ के, तो ये रिएक्शन स्लो होगी। मतलब एक तो इस पे निर्भर करा और एक इस पे निर्भर करा, इस मॉलिक्यूल्स पे। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है दो अणुओं पर निर्भर कर रही है, इसलिए हम कहते हैं इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बात आपको पता चलेगा। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। देखिए एक शब्द आता है कि, अब देखें, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा आसानी से हो जाती है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में, और फिर उसके बाद अगर हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे और फिर उसके अंदर SN2 रिएक्शन कराएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्टी से होगी, और सबसे डिफिकल्टी से होगी 3 डिग्री में। इस बात का क्या मतलब है, तो मैं आपको मतलब समझाता हूँ। समझे जरा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब है कि हमारे पास ये कार्बन है, और कार्बन से जो हैलाइड जुड़ा है, हैलाइड का मतलब X एटम जुड़ा है, तो एक जगह तो X जोड़ दिया हमने और बाकी जगह पे H H H, मतलब या हम ये कर सकते हैं एक जगह पे CH3 भी कर सकते हैं या H भी रख सकते हैं। तो ये जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, ऊपर H केवल एक ही कार्बन है इधर, मतलब ये कहलाएगा, ये जो हैलाइड होगा ये 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अगर वो कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो कार्बन किसी कार्बन से डायरेक्ट ना जुड़ा हो या केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। इसी तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 है, मान लो हमने यहाँ पे X रख दिया और यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, तो देखो ये जो एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन सीधे एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री होगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी CH3, मतलब इस तरीके से यहाँ पे भी CH3 और CH3 कर देता हूँ और यहाँ पर X है, तो ये जो होगा ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अब देखो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा किस में होगी आसानी से, ये 1 डिग्री में होगी। क्यों होगी 1 डिग्री में? देखिए अगर पीछे से मान लो हम न्यूक्लियोफाइल को भेज रहे हैं, यहाँ पे देखिए OH माइनस आ रहा है और ये देखो एक बार H, यहाँ पे H और यहाँ पर H, यहाँ पर H हमारे पास या X लिखा हुआ है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया मतलब OH माइनस, तो क्या होगा, उसके पास रास्ता खुला है, वो इधर से कहीं से भी अटैक कर देगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 डिग्री या 2 डिग्री कर दूँ, मतलब यहाँ पे CH3 लगा दूँ तो क्या होगा, और यहाँ पे भी CH3 लगा दूँ, तो देखो ये जो एल्किल हैलाइड हो रहा है, बन रहा है, ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। मतलब अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये भी बाधा पैदा करेगा और ये भी बाधा पैदा करेगा इसके आने में, जिसकी वजह से मतलब ये इसे घेर लेंगे, ये कार्बन है इसको चारों तरफ से CH3 घेर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस पर आक्रमण करने में डिफिकल्टी होगी। अगर मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लूँ तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी
आने की कोशिश करेगा, उधर से भी बाधा पैदा कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, CH3 ये भी बड़ा ग्रुप है, तो ये चारों तरफ से बाधा पैदा कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं C और आगे कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक H एक H एक H। उसी तरीके से ये कार्बन से जुड़ा है और इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, H H H। और इसी तरीके से ये कार्बन है और इस पर भी H H H जुड़े हैं। अब बताइए जो न्यूक्लियोफाइल माइनस आएगा तो वो कहाँ से अटैक करेगा? ये तो इस कार्बन को तो चारों तरफ से CH3 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 मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया ये, इसे चारों तरफ से घेर लिया गया है इस कार्बन को इन CH3 ग्रुप के द्वारा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे वो सबसे डिफिकल्टी से SN2 रिएक्शन को देंगे। ये बात हमें पता चल गया। चलिए अब आप SN2 रिएक्शन को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, एक बार हम इसका पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप SN2 रिएक्शन को जान चुके हैं, एक बार रिवीजन करें एग्जाम्पल के साथ। फिर से देखिए जरा, SN2 रिएक्शन हमने पढ़ा, यानी कि द्विअणुक हमने पढ़ा, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के 2 अणुओं पर निर्भर करता है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं और ये द्वितीय कोटि का अनुसरण करती हैं, द्वितीय कोटि के अनुसार का होती है। मैंने बताया कि ये रिएक्शन केवल एक चरण में पूरी हो जाती है, इतनी बात मैंने आपको बताई। आगे पहुंचे एग्जाम्पल के बारे में मैंने बताया कि भाई ये लो एग्जाम्पल ले लो, C यहाँ पे H हो गया और यहाँ पर H, यहाँ पर इस तरीके से H। न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब एग्जाम्पल ले लिया मैंने OH माइनस। अब ये जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये पीछे से इस पर आक्रमण करेगा, कार्बन पर। जब ये आक्रमण करेगा तो ये धीरे धीरे इससे जुड़ने की कोशिश करेगा और जब ये पीछे से इससे जुड़ने की कोशिश करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने की कोशिश करेगा। मतलब H ऐसा ही रहेगा और ये OH जो है ये धीरे धीरे इसके पास जुड़ा और ये H ऐसा ही, ये H ऐसा ही, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो X है, सॉरी ये जो X है, ये बंधन कमजोर कर दिया इसने और ये X आगे की ओर सरक गया। अब क्या होगा इसके बाद? ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन चुका है और इसके बाद क्या होगा? ये X पूरी तरीके से माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये OH जो है पूरी तरीके से इससे जुड़ गया H और ये मजबूती के साथ OH जुड़ा और ये H और ये H। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गया। और मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री में सबसे आसानी से होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 3 डिग्री में होगी। अगर कारण पूछ ले 1 डिग्री में आसानी से क्यों होती है? क्योंकि 1 डिग्री में न्यूक्लियोफाइल को जो है आने का रास्ता मिल जाता है, जबकि 2 डिग्री 3 डिग्री में जो है चारों तरफ से CH3 ग्रुप रहते हैं, मतलब एल्किल समूह रहते हैं, वो बाधाकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल के लिए वहाँ पर पहुँचना, अटैक करना मुश्किल होता है। इसलिए SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 3 डिग्री में होगी। वैसे अब चलिए ये बात कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे हैं हम SN1 रिएक्शन की। आप ध्यान रखें, वैसे SN1 रिएक्शन जो है तो वो SN2 रिएक्शन का एक अपोजिट भाग है। चलिए समझने की उसे कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान रखें, SN1 रिएक्शन आप डेफिनेशन अगर बनाने की कोशिश करें SN1 रिएक्शन की तो क्या बनाएंगे? देखिए मतलब हिंदी में क्या कह रहे हैं? एकानुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए एकानुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो अगर हम देखें नाम से ही हमें पता चल रहा है, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर कर रहा है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, एकानुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं और ये प्रथम कोटि के अनुसार होती हैं। ये बात आप लिख देंगे। और मैंने क्या बताया था, एक और बात अच्छी बात वहाँ पे क्या बताई गई थी कि ये जो होती हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो जो थी वो कितने स्टेप में पूरी हो रही थी? एक स्टेप में। ये जो होंगी ये 2 स्टेप में पूरी होती हैं, ये 2 चरण में पूरी होती हैं। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारी ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है SN1 रिएक्शन की, इसको आप बताने की कोशिश करिए। चलिए बोलिए। SN1 रिएक्शन एकानुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, एकानुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ये प्रथम कोटि के अनुसार होती हैं, ये 2 चरणों में होती हैं। चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे समझे। एक बात देखें, वो जो रिएक्शन थी वो 1 डिग्री में सबसे आसानी से हो रही थी, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में सबसे लास्ट। ये जो होंगी अपोजिट होंगी, उनका मतलब ये 3 डिग्री में सबसे आसानी से होंगी, फिर 2 डिग्री में, फिर उसके बाद 1 डिग्री में होंगी। ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये कार्बन लिया और यहाँ पे मैंने बताया 3 डिग्री में सबसे आसानी से होंगी, तो यहाँ पे हम 3 डिग्री बना देते हैं। ये हेलोजन रख दिया 3 डिग्री का, मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। उसमें क्या होता था कि वहाँ पे पहले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता था, वो एक चरण में होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो हेलोजन परमाणु है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खुद से खींचेगा, खुद खींचने की कोशिश करेगा।
अब जब ये जो हैलोजन परमाणु है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इस हैलोजन की तरफ आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, देखिए CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, और वो इलेक्ट्रॉन कार्बन का हैलोजन के पास चला गया। मतलब अब हैलोजन तो एक तरफ निकल गया X- के फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया उसे, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले स्टेप में ये काम हो रहा है। अब देखिए जरा, पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि वो वहाँ पे पहले क्या होता था, SN2 के अंदर की न्यूक्लियोफाइल आता था और वो आक्रमण करता था, जिसकी वजह से हैलोजन का बॉन्ड, ये जो कार्बन का बॉन्ड था वो हैलोजन की तरफ शिफ्ट होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो न्यूक्लियोफाइल कोई भी नहीं आ रहा, वो जो एटम है, हैलोजन एटम है, वो खुद से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। जब वो अपनी ओर खींच रहा है तो क्या हुआ, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और X- अलग निकल गया। ये पहला स्टेप है। देखिए स्टेप 1 मैंने बताया कि 2 स्टेप में पूरी होती है। स्टेप 1 में तो ये काम हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखो क्या होगा, CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है पॉजिटिव भाग। अब क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा, जैसे कि OH-। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपको पता है कि जब कार्बन पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल माइनस का होता है, ये एकदम आके इस पे आक्रमण कर देगा। और देखिए क्या बनेगा हमारे पास, CH3 और यहाँ पे आ गया है OH। इस तरीके से ये दूसरे स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट बना। ये स्टेप नंबर 1 था और ये स्टेप नंबर 2 देखने को हमें मिला। तो क्यों ऐसा हुआ, पहले केस में हमने क्या देखा कि हमारे पास खुद से वो जो हैलोजन है वो अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और ये बंधन खुद से टूट रहा है और फिर कार्ब कैटायन बनता है। अब आपको पता है जब कार्ब कैटायन बन गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला ये कंपाउंड बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर आक्रमण कर देगा और आसानी से पॉजिटिव निगेटिव रिएक्शन करके इस तरीके से बना लेंगे। तो अब ये बताओ आप मुझे कि स्लो रिएक्शन जो है वो पहला स्टेप हुआ होगा या दूसरा स्टेप स्लो हुआ होगा। पहले स्टेप को अगर हम समझे तो देखो कोई भी बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटता। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे धीरे धीरे खींचेगा और फिर उसके बाद ये बाहर निकलेगा। मतलब ये स्लो स्टेप होगा, ये ध्यान रखें आप। और ये जो होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ को देखेगी तो वो एकदम आप तेज़ी से जुड़ जाएगी। मतलब ये फास्ट स्टेप होगा। तो अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन को निर्धारित करेगा ये वाला मॉलिक्यूल्स, या ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो ये वाला निर्धारित करेगा? अभिक्रिया की दर को जो निर्धारित करेगा वो ये करेगा या ये करेगा? भाई ये तो न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी ले लो, मतलब माइनस चार्ज कोई सा भी होगा वो यहाँ पे आके जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मतलब ये अभिक्रिया की दर को इस बार निर्धारित नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई भी ले सकते हैं हम, वो तो निगेटिव चार्ज इस पे जुड़ेगा। निर्धारित कौन करेगा? अभिक्रिया की स्पीड को, मतलब ये कितनी जल्दी खींच पा रहा है एक्स इलेक्ट्रॉन को या कितनी देर से खींच पा रहा है, इसके आधार पे अभिक्रिया की दर डिसाइड होगी। तो इसका जो वेग है वो केवल इस पे निर्भर करेगा, एक अणु पे, इसलिए हम कह रहे हैं इसे एक आणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आपने एग्जाम्पल देखने के बाद ये पता ही हो गया कि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो CH3 होते हैं ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्यों आसानी से होती है, क्योंकि CH3 जो होते हैं वो प्लस आई समूह होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं, जिसकी वजह से मतलब हैलोजन तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को और ऊपर से ये भी हेल्प करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने में, जिससे आसानी से निकल पाएगा, इसलिए ये ज़्यादा आसानी से होगी।